बोला दे रहा हूं। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस, exempted income, tax, agricultural income, salaries, income from house property, Oh my god. profits and gains from business and profession। हर पॉइंट को समझ के हम लोगों को करना पड़ेगा। कैपिटल गेन, income from other sources, am I audible? Yes, sir. Income from other sources, clubbing, set off, and carry forward of losses, deduction, rebate, are the only areas we have to consider, we need to consider. Okay, एक बार देखिए। चलिए आप लोग बोलिए, टैक्स के बारे में आप लोगों को क्या पता है? एनी आइडिया? टैक्स के बारे में आप लोगों को क्या पता है? सर जो हम लोग कमाते हैं उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट को भी देते हैं। कमाते हैं उसका एक परसेंटेज गवर्नमेंट को भी देते हैं। वेरी गुड, ठीक ही बोले हैं। कमाते हैं तो उसका एक परसेंटेज गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। क्यों देंगे? मैं कमाऊंगा और आपको देंगे, क्यों? क्योंकि सर कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए। मेहनत तो मैं कर रहा हूं सर, सोसाइटी के लिए सर, फिर वो घूम फिर के हम लोग का that is tax is a charge which is
सोशल ऑब्लिगेशन आपको देना ही पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी देता है, गवर्नमेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, तो ये सब कुछ के लिए आपको देना ही पड़ेगा। इस भूमि के लिए आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, वो कंट्रीब्यूशन में आपको थ्रू टैक्स बिल लेके जाऊंगा, बिकॉज यहां पर जो सोशल वेलफेयर का काम चलेगा उसके लिए पैसा कहां से आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा कौन देगा, तो गवर्नमेंट आपसे ही टैक्स कलेक्ट करके आपको देता है, दैट इज द टैक्स मैकेनिज्म। तो इट इज अ सोशल चार्ज फॉर सोशल ऑब्लिगेशन। कितना प्रकार का टैक्स होता है, दो प्रकार का, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, it is a kind of charge which is imposed directly on the taxpayers and borne by him directly। जो इसके ऊपर इंपोज किया गया है वही अगर पे करता है डायरेक्टली तो उसको बोला जाएगा डायरेक्ट टैक्स। यहां पर इंपैक्ट ऑन लेवी ऑन द सेम पर्सन, जिसके ऊपर लेवी हो रहा है मतलब जिसके ऊपर चार्ज हो रहा है और इंपैक्ट भी उसके ऊपर ही आएगा। इट इज अ चार्ज टू कर्व डाउन द डिस्पोजेबल इनकम। जितना टैक्स आप बढ़ाएंगे गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली आपका हाथ में इनकम कम हो जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन द कैपेसिटी टू बियर। ये आप जितना इनकम कर सकेंगे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, मतलब आपका इनकम अर्न करने का कैपेसिटी के ऊपर टैक्स डिपेंड करता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ चार्ज, एक क्या है, एक प्रकार का चार्ज है, विच इज इम्पोज, जो इम्पोज किया जाता है टैक्स पेयर के ऊपर, एंड बोर्न बाय द टैक्स पेयर डायरेक्टली, जो टैक्स पेयर के ऊपर दिया जाता है और उसको टैक्स पेयर को ही डायरेक्टली बियर करना पड़ता है। द इम्पैक्ट एंड लेवी ऑफ द सेम पर्सन, यहां पर इम्पैक्ट ऑन लेवी मतलब जिसके ऊपर ये इंपोज किया गया है और जिसके ऊपर इसका इफेक्ट आया है सेम पर्सन। एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब होता है आप इनकम करेंगे, आपके इनकम के ऊपर ही मैं टैक्स इंपोज करूंगा। अगर आपका इनकम के ऊपर ही मैं टैक्स इंपोज करता हूं तो इनकम के ऊपर टैक्स, आपके इनकम के ऊपर टैक्स लगाया है और इसका इंपैक्ट भी किसके ऊपर आया है, आपके ऊपर ही आया है, बिकॉज आपका ही डिस्पोजेबल इनकम घट गया है। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। नाउ एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इट इज अ काइंड ऑफ चार्ज which is imposed on one person but borne by another person। गर्लफ्रेंड लेके आपने रेस्टोरेंट में गए, गर्लफ्रेंड को खाना खिलाया और खाना के बाद आप जो पैसा देते हो वो आपके पॉकेट से जाता है, लेकिन क्या आप गवर्नमेंट को पे करता है? नहीं। गवर्नमेंट क्या आपके ऊपर इंपोज किया था? नहीं। गवर्नमेंट इंपोज किया था किसके ऊपर? गवर्नमेंट इंपोज किया था वो सेलर के ऊपर। सेलर आपसे क्या कर रहा है? वसूल कर रहा है। तो इंपोज वन पर्सन कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन, मतलब इंपैक्ट हो रहा है आपके ऊपर, इंपोज हुआ था दूसरे पर्सन के ऊपर। तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा अंतर यही होता है, डायरेक्ट टैक्स ऑलवेज टू कर्व डाउन द डिस्पोजेबल इनकम। कर्व डाउन मतलब घटाने के लिए, डिस्पोजेबल इनकम मतलब आपका खर्चा घटाने के लिए आपको डायरेक्ट टैक्स इंपोज किया जाता है। जिस टाइम सरकार को लगेगा नहीं लोगों को ज्यादा खर्चा करना चाहिए तो क्या करेगा? डिस्पोजेबल इनकम घटा देगा। लेकिन जिस टाइम सरकार को लगेगा नहीं उसको ज्यादा इनकम मार्केट में ज्यादा खर्चा ना करे तो टैक्स बढ़ा देगा, ऑटोमेटिकली कलेक्शन बढ़ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स दूसरा कारण के लिए है, कर्व डाउन द कंजम्पशन। देखिएगा अल्कोहल, शराब, सिगरेट, इसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज सरकार चाहता है इसका ऊपर कंजम्पशन बहुत कम हो, दैट्स वाई इसके ऊपर बहुत टैक्स, बहुत कॉस्टली बना के दिया है, सो दैट जो लोग पैसा देके खा सकता है और खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट का, मेरा ही कलेक्शन आएगा।
लेकिन उसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा इंपोज किया रखता है। सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स टू कर्ब डाउन, मतलब टू रेस्ट्रिक्ट द कंजम्पशन। नाउ दो वर्ड आपके सामने आएगा, एग्जाम्पल है कस्टम्स टैक्स एंड जीएसटी एंड कस्टम्स ड्यूटी। सर सेम ही तो चीज है, नाम टैक्स ही लगा सकते, एक जगह ड्यूटी बोल रहे हैं, एक बार टैक्स बोल रहे हैं। याद रखना सारा जिंदगी भर, ड्यूटी वर्ड का मतलब होता है ट्रांजैक्शन होना नेसेसरी, अनिवार्य नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू बी अ ट्रांजैक्शन, इट मे बी एनी इवेंट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए ऊपर जीएसटी होता है, कस्टम्स ड्यूटी होता है, मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को ही माना जाएगा आपका क्या, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को ही उसका माना जाएगा आपका टैक्सेबल इवेंट। लेकिन टैक्सेबल इवेंट अगर ट्रांजैक्शन है, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, जीएसटी, वो ट्रांजैक्शन क्या है, आपको इनकम मिल रहा है, मतलब पैसा जहां पर इन्वॉल्वमेंट है वो आपका हो जाएगा टैक्स। तो पैसा और ट्रांजैक्शन मॉनेटरी अमाउंट जहां पर इन्वॉल्व है उसके ऊपर अगर टैक्स इंपोज करना चाहते हो, तो चार्ज करना चाहते हो, तो वो हो जाएगा टैक्स। लेकिन अगर अदर देन पैसा इन्वॉल्व एनी अदर इवेंट के ऊपर अगर इंपोज करना चाहते हो चार्ज, तो वो हो जाएगा ड्यूटी। ओके, सो दैट इज कॉल्ड जीएसटी एंड कस्टम्स ड्यूटी। Done. So that is the conception of direct tax and indirect tax. Now, my main focus area. सर आप बोलेंगे मैं आपको टैक्स दे दूंगा, आप होते कौन है? आपने आज ही बोल दिया टैक्स देने के लिए और आप बोल रहे टैक्स दीजिए, ये तो आसान बात नहीं है, इज नॉट अ राइट ऑप्शन ऑल्सो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये सब कहीं पर नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा सिर्फ आपको फॉर्मेट ही बोल देगा यहां पर टैक्स का फॉर्मेट में करना है, लेकिन आपके पीछे बैकग्राउंड जानना है, नहीं तो क्या होगा बाद में करना तो आता है, क्या कैसे क्या होता है मुझे पता नहीं। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड बेसिक लॉ, आर्टिकल 2, आप भारत का संविधान को जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, COI, देखिए आर्टिकल, सेक्शन नहीं होता है। आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पुपो अंकोटा कौर जा। टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ओनली बाय द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। टैक्स कौन इंपोज कर सकता है? ओनली बाय द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। अगर लॉ में लिखित रहेगा तभी टैक्स इंपोज कर सकते हैं, अदरवाइज नो। मोदी सरकार चाहेगा टैक्स इंपोज करने के लिए, ममता दीदी चाहेंगे टैक्स इंपोज करने के लिए, नहीं कर सकेंगे। उसको पास कराना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा, तभी वो दे सकेगा। Article 265 of the Constitution of India make the authority to make what? Authority to make law. Tax can be imposed only by the authority of law. Tax तभी impose किया जाएगा only by the authority of law. अगर law का basis में ही आप tax impose कर सकेंगे, without law you cannot impose that tax. No tax, whether direct tax or indirect tax, is levied or collected without the authority of law. Authority of law के बिना आप कोई टैक्स इंपोज नहीं कर सकेंगे।
245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्ट, स्कोप ऑफ एक्ट, मतलब कौन कहां तक एक्ट कर सकता है, उसके बारे में क्या प्रोविजन है। तो 265 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को में बोलता है विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ कोई टैक्स इंपोज नहीं कर सकते। 245 में बोला गया है कौन कहां का एक्ट बना सकता है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा, देखो स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा, क्या लिखा है, पार्लियामेंट, मतलब एक्ट बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है, मोदी सरकार के पास नहीं है। पार्लियामेंट में सबका रिप्रेजेंटेशन रहता है, वहां पर जो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों जगह से ये एक्ट पास करना पड़ेगा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों से ही पास करने के निकालना पड़ेगा। एप्लीकेबल पार्लियामेंट जो एक्ट बनाता है किसके लिए, होल इंडिया, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी मतलब यूनियन, कोई एक जगह आपको लग रहा है एक्ट बनाना पड़ेगा तो उसी के लिए भी आप एक्ट बना सकते हैं। मतलब आपको लग रहा है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक्ट होगा तो यू कैन डू इट। आपको अगर लग रहा है सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए एक्ट होगा यू कैन डू इट। तो ये एक्ट कौन बनाएगा, मोदी सरकार नहीं। ये एक्ट बनाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ इसको दिया है पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब असेंबली, आप लोगों हम लोगों का जो असेंबली है ना, विधानसभा, दैट इज कॉल्ड स्टेट लेजिस्लेचर। वहां पर आपको एक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब ममता दीदी चाहेंगे भी तब भी मैडम लॉ टैक्स नहीं इंपोज कर सकते जब तक स्टेट लेजिस्लेटर उसको पास नहीं करता है और गवर्नर उसको साइन नहीं करता है। और पार्लियामेंट में एक्ट बनाने के बाद, बिकॉज बिना एक्ट आप तो क्या नहीं कर सकते, बिना एक्ट आप तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। और एक्ट में फाइनली पास तो कराया है, साइन कौन करेगा, पार्लियामेंट का एक्ट के लिए यूनियन गवर्नमेंट जो बनाता है उसके लिए साइन करेगा, साइनिंग अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। Then স্যার দাঁড়াও, কোন স্যার করবি না, সব উত্তর দেব, একটু দাঁড়া, আমি জানি প্রচুর প্রশ্ন হবে, সব উত্তর দেওয়া হবে, একটু অপেক্ষা করো, একটু গুছিয়ে নি, আমি আমার জিনিসটা করিয়ে নি অবভিয়াসলি। आर्टिकल 246 एलोकेशन ऑफ पावर। सर ये तो समझ में आ गया, विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड। एक्ट बनाने का पावर भी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को अलग अलग से दिया गया है, लेकिन सर कौन क्या बनाएगा वो कहां पर है, वो है आर्टिकल 246। तो 265 बोल रहा है विदाउट अथॉरिटी नहीं होगा, 245 बोल रहा है कौन स्कोप ऑफ द लॉ, कौन कहां का एक्ट बना सकता है, और 246 बोल रहा है क्या, 246 बोल रहा है एलोकेशन ऑफ पावर, किसको कितना पावर दिया गया है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो आइटम है उसके ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर सकता है, स्टेट लिस्ट में जो आइटम है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकता है, और कंकरेंट लिस्ट उसमें स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही अपना अपना एक्ट बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट में ईएन मतलब एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स है, एंट्री नंबर 83 में कस्टम ड्यूटी है। बहुत सारे एंट्री है, मैंने सब आपके सामने नहीं रखा है, जितना जरूरत पड़ा है इस क्लास के लिए मैंने उतना ही रखा है। इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी। देखिए इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स इंपोज करने का कोई हक नहीं बनता है, इसलिए आप देखेंगे एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड होगा। नाउ स्टेट लिस्ट,
स्टेट लिस्ट में 48 नंबर में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर अगर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करना चाहे तो कर सकता है। 51 एंट्री नंबर एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर। एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर मतलब शराब, पीने का शराब के ऊपर टैक्स इंपोज कौन कर सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर, उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट, आप बड़ा बड़ा होर्डिंग देखेंगे वहां पर नीचे लिखा रहता है टैक्स पेड, मतलब एडवर्टाइजमेंट एंड एंटरटेनमेंट के लिए जो टैक्स इंपोज होता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट मतलब जिसके ऊपर स्टेट एंड सेंट्रल दोनों ही इंपोज कर सकता है, जैसे फॉरेस्ट, एजुकेशन, ये सब कवर होता है इसके अंडर में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। एक्चुअली ये मुझे पहले कराना चाहिए था। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर मैंने बोल दिया है आप लोगों को, एंड यहां था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कुछ नहीं कर सकेंगे बेटा, पॉलिटिकल मीटिंग है। चलिए जितना तक हो सकता है देखते हैं। तो यहां तक कोई सवाल है तो बोलिए। दे दो सर। हाँ 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 सर इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स तो सर ठीक है, पर इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग क्यों देते हैं सर? प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे खाने के सामान पे टैक्स होता है। कुछ लोग ऐसा भी होता है जिसके पास उतना पैसा नहीं रहता है, वो खाने खरीदेगा या उसका पैसा देगा। यस यस यस, वेरी करेक्टली पॉइंटेड। इनकम टैक्स होता है जो आप इनकम के ऊपर देंगे, आपका कैपेसिटी के ऊपर। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो आपका कैपेसिटी के ऊपर नहीं, आपका कंजम्पशन के ऊपर टैक्स होगा। ये कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। ये आपका अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंडिंग नहीं करेगा। ये आपका अर्निंग के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, कंज्यूम के साथ डिपेंड करेगा। आप कंज्यूम करेंगे यू विल पे, आप कंज्यूम नहीं करेंगे नहीं पे करेंगे। और सर नेसेसरी गुड्स पे तो कम ही रहता है ना टैक्स? यस, नेसेसरी गुड्स के ऊपर कम ही रहता है टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, सेमेस्टर 5 में। लेकिन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। तो टैक्स में हम लोग इतना एरिया करेंगे, 13 चैप्टर कॉन्फिडेंस, बिकॉज सबसे बड़ा सिलेबस है ऑनर्स में टैक्स का ही। एकदम न्यू है, प्रोविजन बेस्ड। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड आप लोग एक कॉपी मेंटेन करेंगे, पूरा खाता। सबको बोल रहा हूं कोई बुक नहीं खरीदेंगे। चलो सर करिए सर, अढ़ाई आप लोग एक कॉपी मेंटेन करेंगे, जो कॉपी में मैं पूरा टैक्स का प्रोविजन प्रॉब्लम सब करा दूंगा और सब कुछ मेरा नोट्स क्लास नोट्स में जाएगा, सो दैट आपके लिए कोई बुक नहीं खरीदना है। एकदम बुक नहीं खरीदिएगा, पागल हो जाएंगे बुक खरीदेंगे। मैंने आज तक कॉलेज में किसी को बुक नहीं खरीदाया है टैक्स के लिए। कोई टैक्स के लिए बुक नहीं खरीदेंगे। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सी स्टूडेंट टीचर आप लोग नहीं देखेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के ऊपर बात करेगा। तो सर, हाँ
सर ये थर्ड वन है कॉन्करेंट लिस्ट, यस, वहाँ सर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ इम्पोज कर रहा है, तो फॉलो किसको किया जाएगा? दोनों ही। मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, हाय, आपका जो एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हायर एजुकेशन आप लोग देखिएगा सब कुछ ब्रैकेट में लिख देता है यूजीसी जो बोलेगा। यूजीसी मतलब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट, मतलब एजुकेशन का दोनों ही हाथ, दोनों में ही समान अधिकार है। कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। पुलिस, सीआरपीएफ भी है, सेंट्रल पुलिस फोर्स भी है, स्टेट पुलिस फोर्स भी है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहां तक तो 265 बोलता है विदाउट अथॉरिटी कोई टैक्स इंपोज नहीं कर सकेगा, और 245 बोलता है कौन कहां तक एक्ट इंपोज कर सकता है, और 246 बोल रहा है एलोकेशन ऑफ पावर टू मेक द लॉ, कौन कहां पर लॉ बना, कौन किसके ऊपर लॉ बना सकता है, कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट एंड केस लेजिस्लेचर, और कहां एप्लीकेबल होगा वो बोल दिया है। उसके बाद कौन क्या लॉ बना सकता है वो दे दिया है। तो ये था। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर जब वो टैक्स सिस्टम ठीक हुआ था सर, सॉरी, हम लोग टैक्स सिस्टम चेंज हो गया सर, जो दूसरा आया नया टैक्स सिस्टम आ गया, उसका डिसीजन कौन लेगा? कौन सा न्यू सिस्टम आया है बोलो, कहाँ सुने हो? सर जीएसटी आ गया सर, पहले जीएसटी नहीं था। ऑब्वियसली आप जीएसटी में, ये तो देखो बेटा मैं बोल सकता हूं, पहले क्या होता था, एक्साइज लेता था सेंट्रल, सर्विस टैक्स लेता था सेंट्रल, एंड सेल्स टैक्स लेता था, वैट लेता था स्टेट। जीएसटी आने के बाद हर गुड्स के ऊपर सेंट्रल भी टैक्स लेगा, स्टेट भी टैक्स लेगा। ये जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स सेमेस्टर 5 में पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, अभी नहीं, इट इज नॉट अ राइट टाइम। आप लोग सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के लिए सोचेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट, वो तो मैंने, तो कौन सा एक्ट के भीतर मैंने ये जो अथॉरिटी है उसी अंडर से कौन सा एक्ट बनाया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और उसको सपोर्ट देने के लिए इनकम टैक्स रूल 1962। तो क्या बनाया गया है, इनकम, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962। আমি কিন্তু পড়াচ্ছি, স্টুডেন্টরাও পড়ছে, চুপচাপ চলে যা, সারাক্ষণ অসুবিধা হচ্ছে। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, मेरा आपके साथ क्या क्लास है, मेरे आप लोगों के साथ क्या क्लास है बेटा? टैक्स है। और कुछ है? नो सर।